क्लियर? ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं. One is the fine motor activities and second one is autonomic voluntary. These are the voluntary but performed in our body as an autonomic or automatically. The next structure is the thalamus. A very small structure, बहुत ही छोटा सा structure है thalamus. फिर आप लोग कैसे जाओगे? नहीं होता है. लाइक इन पंजाब रेसो किसका जा रहा है? तो कौन मिलेगा? From out of Rajasthan. You will be considering officer ही है, but small curves around 80% छोटी सी structure है. Diencephalon का part है. So thalamus makes measures about 3 centimeter in length and makes around 80% of the diencephalon. Diencephalon का maximum part कौन बनाता है? Thalamus. Next, consist of paired oval masses of gray matter organized into white matter. अभी मैं बना के दिखाऊंगा कैसे ये देखने को मिलेगा आपको. The thalamus is the major relay station for most sensory impulses. आपको कल बताया था मैंने, कल परसों, relay station for sensory nerve. Thalamus except olfactory nerve, except olfactory nerve. So thalamus is the major relay station. इसका एक ही काम है, relay station. इससे जितनी भी सेंसरी नर्व्स है वो मूव करके जाएगी अपने एरियाज के पास में. Sometimes this also known as it provide the pain gate. अदर वर्ड में हम इसको क्या बोलते हैं? पेन गेट. सो क्वेश्चन आया था एक बार. द पेन गेट इज प्रोवाइडेड बाय ऑप्शंस थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस और जो भी बेसल गैंग्लिया. तो आंसर क्या लिखना है? थैलेमस प्रोवाइड द पेन गेट एंड दिस इज द स्ट्रक्चर. दिस येलो स्ट्रक्चर इज नोन एज थैलेमस. वी विल ड्रॉ द रियल एक्चुअल थैलेमस कैसा होता है ये, उसको हम ड्रॉ करेंगे अभी. So there are two thalami in our brain. One is in the right cerebrum and second one is in the left hemisphere of the cerebrum. Thalamus clear? इसमें कुछ भी नहीं है ज्यादा. Simply it is a relay station for all the sensory nerve except olfactory nerve, sense of smell, olfaction, provide pain gate. Thalamus look like an egg. अंडा होता है ना, अंडा. अंडा देखा सबने? हाँ वही अंडा, वो जो देखा आप लोगों ने, वैसा ही अंडे जैसा होता है आपका ये थैलेमस. अब हम उस एग को क्या करेंगे? ये एग है, इसको ऐसे काट देंगे बीच में से दो पार्ट कर देंगे और उसके ऊपर से अब देखना है कि अंदर से कैसा दिखता है. समझ रहे? ये एग है, इसको ऐसे काट दिया बीच में से सेंटर से और फिर टॉप से देखना है कि ऊपर ये कैसा होता है, इसके अंदर की स्ट्रक्चर कैसी होती है. तो वो हम बनाते हैं यहाँ पे. तो ये लिख लिया हो तो आगे चलें. लिख लिया? हटा दे. सो वी हैव टू थैलेमस. दिस इज द राइट. ये आपका ऊपर से टॉप से जो दिखेगा वह कुछ ऐसा होगा. ये टॉप वाला पार्ट, इसके नीचे वाला पार्ट और ऊपर वाला पार्ट. ऊपर तो हमने काट दिया, ये इसके नीचे वाला पार्ट, अंदर अंडे का नीचे वाला पार्ट. ठीक है? एंड इन दिस इज द राइट साइड, this is the left side, so it should be in the level of this egg. Now so these two half eggs, दो आधे आधे अंडे हैं, ये पूरे नहीं है. अब इनमें क्या होता है देखें आप यहाँ पे. In this the gray matter is organized like this. Here we have the gray matter, a sheath of gray matter. This is a sheath of gray matter. ये एक sheath है gray matter का जो इस पूरे अंदर की तरफ ऐसे वाई शेप में एक sheath होता है जो पूरा ऊपर से नीचे तक प्रेजेंट रहता है पूरा. So this is the gray matter, white. It's a gray matter which is present inside this area. It is surrounded by white matter. So this gray matter divide the thalamus into three part. तीन पार्ट दिख रहे हैं आपको क्लियरली? दिस इज द 1 2 एंड 3. दिख गए? इन दिस सेम तीन पार्ट इसमें भी हैं, आपको दिख रहे हैं, भी विजिबल है क्लियरली. दिस इज द 1 2 एंड or it should not be 2, it's 3 2 and 3. Now this is the view जो ये आपको ऐसे दिख रहा है. दिस इज द माय राइट थैलेमस एंड दिस इज द लेफ्ट थैलेमस. दिख रहा है? समझ गए? प्लेन की बात करें तो जो आउटसाइड में रहेगा इधर दोनों तरफ, ये वाला और ये वाला, दीज आर द लेटरल, ये दोनों बाहर की तरफ है. जो ऊपर रहेगा वो एंटीरियर और जो बीच में रहेगा वो मिडिल. सो यहाँ पे अगर हम इनके नाम की बात करें तो फर्स्ट जो ये बाहर की तरफ है, 2 नंबर मैंने लिखा उधर भी और इधर, दीज आर आउटसाइड है, बाहर की तरफ है. इनको हम क्या बोलेंगे? दीज आर नोन एज व्हिच थैलेमस. 2 नंबर पे जो है ये क्या है आपका? लेटरल थैलेमस. सेम इधर भी ये कौन सा होगा आपका? लेटरल थैलेमस. एंड दीस टू आर इन द मिडिल पार्ट. से मिडिल में है, मिड में है, सो इनको हम बोलेंगे मिड थैलेमस और मिडिल थैलेमस.
and these two are on the anterior part of the brain body. That's why it is known as anterior thalamus. Anterior thalamus. These are the three part of our thalamus: anterior thalamus, medial thalamus, and lateral thalamus. And these three thalamus जो बन रहे हैं आपके, कौन बना रहा है? A sheath of gray matter divide the thalamus into three lobes or three parts: anterior, lateral, and medial thalamus. Clear representation? Thalamus complete. Next, we have one more organ which is present just below the thalamus, and that's why it is known as below the thalamus. That is known as hypothalamus. सब thalamus नाम से organ नहीं है, वो सब thalamic nuclei अलग है. We have the hypothalamus. सुना है? Hypo means below and thalamus means thalamus. So hypothalamus. Hypothalamus is a sheath of gray matter. It's a sheath of gray matter which is present just below the thalamus. कैसा होता है बनाएंगे अभी. चले मूव करें. Next. हटा दे इसको. Next is hypothalamus. It is situated. The hypothalamus is a small part of diencephalon located inferior or below to the thalamus. Thalamus के just नीचे. So firstly we will draw the thalamus how it is look and then we will go for the study जो भी है वो पढ़ेंगे हम बाद में. So thalamus कैसा होता है देखते हैं, बात करते हैं. चाय इधर ऊपर आओ इधर. So हम इसके ऊपर बनाते हैं thalamus कैसा होता है देखो. अरे उधर सामने कैमरे के सामने आओ. कैमरा कहाँ है? हाथों को ऐसे रखना है. इधर आओ. So it's a sheath of gray matter. ये जो दिख रहा है इसका हाथ ऐसे दिख रहा है. It's a gray matter sheath and this sheath is known as thalamus. Sorry, hypothalamus. इसको हम क्या बोलेंगे? Hypothalamus. Over here, this is जो हमने अभी बनाया था, एक शेप स्ट्रक्चर जो मास बनाया था हमने. This will be fitted here. This is known as thalamus. ये क्या है? Thalamus and a sheath of gray matter. This is known as hypothalamus. ये जो आपको नीचे उभार दिख रहे हैं ऐसे, दिख रहे हैं? Tubercles. These tubercles are known as median eminence. कल बनाए थे परसों. जो नीचे की तरफ ऐसे जा रहा है, एक तो शीथ ऐसे स्ट्रेट होता है, एक ऐसा होता है. तो ये नीचे जो ट्यूबरकल्स बन रहा है, these are known as, this is the median eminence. ये ऐसे होगा median eminence and then we have the, after median eminence we have the pituitary gland. So pituitary gland अभी मैं बनाऊंगा, ड्रॉ करके दिखाऊंगा. ओके जाओ, थैंक यू. वो करें? हाँ नहीं, आप जो हो गया. चलो आप एक बार लिख लो जल्दी से, फिर मैं बनाता हूँ ये क्या है. तब तक मैं, हाँ चाय पी लेते हैं 2 मिनट में. अरे कुछ आया थोड़ा बहुत दिमाग में? थैलेमस और हाइपोथैलेमस. यस, थैलेमस एंड देन इसके जस्ट इंफीरियर पार्ट, नीचे वाले पार्ट में कौन रहता है? हाइपोथैलेमस. अभी बनाते हैं उसको, देखो कैसा होता है. It is situated near to the third ventricle, posterior part of the optic chiasm and below the thalamus. इसकी जो लोकेशन होगी वो ऐसी होगी, अभी बनाएंगे हम इसको. एंड इन इसके लोअर पार्ट में आपको क्या मिलेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड. आई थिंक ये सिंपल पॉइंट लिखे हुए, ये तो सबको समझ आएगा. थैलेमस इज हाइपोथैलेमस इज आल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड. मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड सुना है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बिकॉज इट कंट्रोल द पिट्यूटरी ग्लैंड. आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको ये कंट्रोल करता है, इसकी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड. डंपिंग सिंड्रोम. हाथ में मिलता है सब डंप कर देते हो स्टमक में ले जाके. नहीं करते हो? नहीं करते हो? जो मिला सब दबा लो, डंप कचरा जैसे कूड़ादान है, जो चाहिए सब भर दो इसमें. सो डंपिंग सिंड्रोम इज नथिंग व्हेन यू आर लोअर स्फिंक्टर ऑफ द स्टमक. जो आपका पाइलोरिक स्फिंक्टर है नीचे, वो क्या हो जाएगा? लूज हो जाएगा. व्हेन योर पाइलोरिक स्फिंक्टर इज लूज, ये ऐसे नॉर्मल बंद रहता है लेकिन ये ओपन हो जाएगा. अब आप जो भी खाना खाओगे वो सीधा कहां जाएगा? स्फिंक्टर से सीधा नीचे इंटेस्टाइन में. दैट इज डिसऑर्डर इज नोन एज डंपिंग सिंड्रोम. क्लियर? सो हाइपोथैलेमस किससे होता है वो बनाते हैं. सो ये है थैलेमस, ठीक है? इसके नीचे क्या होगा? हाइपोथैलेमस होगा. कैसे होगा देखो मैं बनाता हूं. सो इट इज अ sheath of it is a sheath of gray matter. क्लियर? ये दिस इज द, ये जो प्रेजेंटेशन में बना रहा हूं, ये ऐसे पर्सन ऐसे खड़ा हुआ है, इधर की तरफ देख रहा है, आपको लेटरल से दिख रहा है ना. सो ये पार्ट इसका एंटीरियर है, दिस वन इज ए पोस्टीरियर. इन दिस साइड
इधर पीछे की तरफ हम बात करें तो यहाँ पे होगा आपका थर्ड वेंट्रिकल। इधर कौन होगा? थर्ड वेंट्रिकल जो हमने बनाया था, आई थिंक आपको याद हो तो, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था मैंने, बनाया था ऐसे। सो हियर वी हैव द, this is the duct which is known as cerebral aqueduct, then it will be going to the fourth ventricle and then into the central canal. So this will be like, this is the third ventricle. ये कौन सा आपका third ventricle? posterior, ये आपका मिल क्लियर हो गया? तो next, this is the anterior part of the hypothalamus and this is the, अब यहाँ पे ये जो पार्ट है ये ऐसा है, ये सीट ऑफ ग्रेमेटर ऐसे हैं, लेकिन इसको अब ये से यहाँ बना नहीं पाऊंगा मैं, पॉसिबल नहीं है ना। तो इसके नीचे जो होगा वो क्या होगा? मीडियम एमिनेंस होगा। वो ये सीट को अगर मैं ऐसे कर दूं तब दिखेगा, पर मैं इसके यही ड्रॉ कर रहा हूँ क्या? मीडियम एमिनेंस। तो यहाँ पे हम ड्रॉ कर देते हैं, ये क्या है आपका? दिस इज द tubercles which is known as median eminence and through this median eminence we have the pituitary gland. नहीं सुना pituitary के बारे में? वेरी गुड, pituitary gland, ये आपकी anterior and posterior pituitary जो होती है। ओके, ये हो गया नीचे वाला पार्ट। एंड हियर इन द anterior part, here we have few more structure. This will be go like this, this will be go like this. Here they will cross with each other and then move forward. Here we have two very important bulb. These bulb are known as, क्या बोलते हैं बल्ब को? ये हैं बल्ब, आलू, क्या है ये? These are your eyeballs. ये क्या है? Eyeballs. These are known as your eyeballs. Through these eyeballs, this is we have the which nerve? Optic nerve. Here this area is, क्या करें अब, कुछ पता नहीं सर, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। Optic nerve, eyeball, optic nerve. The area where the optic nerve cross with each other, this area is known as optic chiasma. Optic chiasma. And then we have the optic, so कितने optic हैं? Optic tract. This optic tract reaches to the posterior part of the brain in the which area? Which lobe of the brain? Occipital lobe of the cerebrum. So ऐसा होता है। कुछ आया समझ में? हाइपोथैलेमस का लोकेशन, प्रेजेंटेशन, ये आंखों के जस्ट पीछे की तरफ होता है। ये आंखें हैं, इनके जस्ट पीछे थर्ड वेंट्रिकल के जस्ट आगे, नीचे की तरफ पिट्यूटरी, मीडियन एमिनेंस एंड पिट्यूटरी, ऊपर की तरफ थैलेमस। दीस आर द लोकेशन ऑफ योर हाइपोथैलेमस। वेरी गुड, दिस इज द हाइपोथैलेमस। नाउ द फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस, क्या करता है हाइपोथैलेमस? फंक्शन की बात करें, फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस, क्या करता है फंक्शन हाइपोथैलेमस? हटा दे इसको। वो करें वर्किंग सो मेनी। इसके फंक्शन की बात करें तो इसके बहुत सारे फंक्शंस है। इट्स नॉट हैविंग अ सिंगल फंक्शन, इट हैविंग मल्टीपल फंक्शंस। सो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं इसके फंक्शंस को। हटा दे इसको। Anterior part of the hypothalamus and this is the posterior part of the hypothalamus. We will start with posterior part. In posterior part, here we have a specialized area or group of neuron, and this group of neuron are responsible for the sexual behavior of the person. Sexual behavior. In psychiatrics, I will teach you about the sexual disorder and sexual behavior. So the neuron which is present in this part is related to the sexual behavior, the types of behavior, three type of behavior, or not only, not the three types, mainly two types are there. One is the homosexual and second one is heterosexual. When person is having both type of behavior, that is known as bisexual. Homosexual, attraction toward the same sex. When a male attract toward a male person, that is homosexual, or a female attract toward female, that is homosexual. Heterosexual is opposite sex, attraction toward the opposite sex. Male attract toward a female or female attract toward a male. When a person attract for both, when a male person attract for male and female or a female attract for male and female, that is known as bisexuality or bisexual. So this sexual behavior is controlled by your hypothalamus. कौन control करता है? Hypothalamus. Very good. Next. Again, here we have very, very important two areas. And these two areas are interconnected with each other. They दोनों एक दूसरे से connected है. These two areas control the your anger and hunger. किसको control करेंगे? Anger and the one is for anger and second one is for hunger. This is for anger, anger center, and this is for hunger center. And both are connected with each other. At the time, only one center is stimulated. एक time पे एक ही center stimulate होगा. If anger is stimulated, then hunger will suppressed. If hunger is stimulated, then anger will not. उल्टा बोला मैंने. At a time, simply याद रखना है, hunger and anger both are connected with each other. When you have a hunger center stimulation, जब hunger center stimulate होता है, it will stimulate the anger center also. And when your hunger center is suppressed, at the same time, anger center is also suppressed. So साथ में काम करते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं.
और इसका एग्जांपल आई थिंक मैंने पहले भी बताया था आपको, बताया था पहले, आई थिंक कहां पढ़ाया था, फार्मा में पढ़ाया था। तो a common example is when you are going for lunch or dinner in a hotel, जब आप जाते हैं वहां पे और वहां देखते हैं बहुत भूख लग रही है, और जब आपका वेटर खाना लेके नहीं आता है तो आपको बहुत गुस्सा आता है, आप उस टेबल को पीट रहे होते हैं, उसको गाली निकाल रहे होते हैं, उसका लेके आ गया, मेरा नहीं लाया अभी तक, हमने पहले दिया था, नहीं होता है, गुस्सा आता है, बिकॉज योर हैंगर सेंटर इज स्टिमुलेटेड एंड दैट्स व्हाई इट इज स्टिमुलेटिंग योर हैंगर सेंटर, एंड जब खाना एक बार फुल हो जाता है, आप सेटिस्फाई हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद आपके एंगर सेंटर भी सप्रेस हो जाता है और आप उसी को क्या दे रहे होते हैं, टिप दे रहे होते हैं, हाँ बहुत अच्छा खाना था, ठीक है, लेट लाया पर मजा आ गया, तो अभी आपका क्या हो गया, ये दोनों सेंटर सप्रेस हो गए। सो हैंगर सेंटर विच इज also related to a center which is known as satiety center, हैंगर को हम क्या बोलते हैं, satiety center, satiety means satisfaction, तृप्त हो जाने वाली फीलिंग आपको आती है, खाना खा रहे हो, एक तो आएगी लिमिट की, 5-10 रोटी खा ली, फिर बोलो अब बस बहुत, अब इच्छा नहीं है, वो जो सेटिस्फेक्शन आता है वो कौन के सेंटर के थ्रू आता है, इस हंगर एंड सेटिटी सेंटर के थ्रू। नेक्स्ट, इन आवर hypothalamus at this anterior part, here we have a specialized group of neuron, and these neuron are having a specific type of these are not here, these are here, sorry, and this neuron is having specialized type of neuron which is having a osmo receptor, osmo receptor, and because of the presence of osmo receptor का function क्या है, osmolality को चेक करना, and when there is a low osmolality or a high osmolality, अगर osmolality high है means body में dehydration है, so this osmo receptor will stimulate your thrust center, जो यहीं पे thrust center, osmo receptor पे क्या है, thrust center, the center stimulate your thrust, आपको बहुत ज्यादा प्यास लगेगी एंड आप क्या करेंगे, पानी पिएंगे, पीते हो पानी, प्यास लगती है, वो कौन करवाता है, ये osmo receptor एंड thrust, तो ये osmo receptor के साथ कौन सा सेंटर है, ये thrust center। नेक्स्ट, in our hypothalamus, in anterior hypothalamus and in posterior hypothalamus, there is an area which is related to homeostasis, homeostasis, homeostasis क्या होता है, homeostasis is stoppage of, what is homeostasis, homeostasis is nothing, it's a temperature regulation or temperature balance करना, that is known as homeostasis। अरे बताया था पहले भी, भूल जाते हो आप सब, जब hemostasis पढ़ाया था तब बोला ना मैंने, पढ़ के आने के लिए भी बोला था, temperature regulatory center, balance between heat loss and heat gain, that is known as homeostasis, your body temperature is always maintained in between at near 37 degrees centigrade always, either you have a cold environment outside or you have a hot environment, still body का temperature क्या रहता है, 37, so you have a homeostatic center or we can say temperature regulatory center in our hypothalamus, and in temperature regulation center there are two center, anterior hypothalamus and posterior hypothalamus, posterior hypothalamus, anterior is responsible for heat loss and posterior is responsible for heat gain or protection, so P for protection, P for posterior, balance between these two is known as homeostasis, इन दोनों के बीच में बैलेंस मेंटेन होना, इसको हम क्या बोलते हैं, homeostasis, so this is in your anterior hypothalamus, याद रहेगा। As we know that posterior pituitary is responsible for the release of two specific type of hormones, the ADH and the oxytocin, these two hormones is produced by, कौन प्रोडक्शन करता है इनका, hypothalamus, production is done by hypothalamus and released by posterior pituitary, तो ये प्रोडक्शन भी किसमें हो रहा है, hypothalamus में, कहां से होता है देखो, in our hypothalamus we have two specific type of neuron group, this is the one and this is the second, this area is near to the ventricle and this area is related to near to the optic tract, one is near to the optic tract or we can say just upon the optic tract and one is near to the ventricle, so this area is known as, this is known as supra optic neuron and this is near to the ventricle, that's why it is known as para ventricular area, one is supraoptic and second one is paraventricular, paraventricular is responsible for the production of oxytocin and this is the area which is responsible for the production of ADH, anti-diuretic hormone, ADH, so this is clear to everyone now, all the function of hypothalamus, क्या क्या function थे, इतने सारे थे सर, पता नहीं क्या हो गया, सब मिक्स हो गया, so we will start with one by one here, आपने सारे लिख लिए, नहीं लिखे, अगर उधर नहीं भी लिखे तो अभी इधर लिखे हुए हैं, और लिख लिए तो वापस नहीं लिखना है, so one by one, hypothalamus control the autonomic nervous system, first function, it control the appetite and thrust center, अभी बताया था appetite, so with appetite we have a anger center also and thrust center which is controlled by osmo receptor, it control the body's gland with the help of pituitary gland by releasing
वेरियस इनहिबिटरी हार्मोन्स, सिंथेसिस ऑफ एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन, अभी बताया मैंने। एडीएच कौन बनाएगा? सुप्रा ऑप्टिक न्यूरॉन, एंड ऑक्सीटोसिन भाई पेरा वेंट्रिकुलर न्यूरॉन। Then osmoreceptor which is related to thrust, control sexual behavior, control the body temperature, बता दिया anterior and posterior. It is also control the pleasant and unpleasant emotions of your body. Emotions, emotional brain of body is emotional brain of body. Which organ is considered as the emotional brain of body? Answer should be limbic system. Limbic system is a emotional brain of body. But when your limbic system is not working, or when this is destroyed by any other reason, due to any accident or any neuronal degeneration, then in case of this situation, the hypothalamus responsible for your emotions. It help you to show your emotions. Emotions जानते हो? What is emotion? What is emotion? है? E के साथ motion plus emotion. है? Psychiatric में पढ़ाया हुआ सर ने emotions? नहीं पढ़ाया, तो starting में आ जाता है, first class में आ जाता है emotion. बोल दो मैं बहुत emotional हूँ, मैं बहुत जल्दी रोने लग जाता हूँ, इसलिए I'm very emotional. Very, है? That is emotion. Emotion is a भावना. Very good. It is not a भावना or it is nothing. Emotion is a type of reaction. Type of reaction. Like आपके साथ कोई भी एक situation आती है, whatever situation is there, आप उसके लिए एक reaction produce कर रहे हैं. Either you are crying, either you are smiling, और जो भी कर रहे हैं आप, वो आपका क्या है? Emotion है. That is your emotion. Sometimes it is also known as, it's an inner feeling. It is known as inner feeling. किसी भी person के अंदर की भावना, बाहर वाली नहीं, अंदर वाली emotions जो होती है, that is emotion. This emotion can be expressed in two way. जानते हो क्या है? बताओ. That is known as affect and mood. Emotion can be expressed by two way. One is affect and second one is mood. What is affect? What is affect? And what is mood? Short term. So when you are producing or showing your emotions for a short time of period, that is known as affect. And when you are showing your emotion for a long time of period, like one student failed in previous not set, and अभी next आ गया, तब तक वो रो ही रहा है, मेरा सिलेक्शन पिछले वाले में हुआ ही नहीं, अरे रोने से अब इसमें भी नहीं होगा, इसलिए उसको छोड़ दो. तो वो लॉन्ग टर्म इमोशंस आते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? मूड. दैट इज नोन एज मूड. तो इमोशंस कैन बी रिफ्लेक्टेड इन टू वे. एंड ये कौन करवाता है? प्राइमरी लिम्बिक सिस्टम. एंड सेकेंडरी कौन है? Hypothalamus. Hypothalamus also help you in the maintenance of your biological clock. When your pineal gland or pineal gland undergo for atrophy after puberty. Puberty के बाद में जब atrophy हो जाती है, तो फिर कौन मेंटेन करता है? Hypothalamus. इसलिए हम इसको अदर वे में, it is also known as second biological clock of body. मूव करें आगे. अरे मूव करें. नेक्स्ट लिम्बिक सिस्टम. ये लिखा नीचे, कंट्रोल द स्लीप वेक साइकिल. सेकंड बायोलॉजिकल क्लॉक. यस यस, कुछ पूछना है, लिखना है? लिखने के लिए बस सर भाई, पूछने के लिए तो है नहीं. So this is the hypothalamus, last part of our brain, the limbic system. As the name is mentions, limbic and system. System means, what is system? We have a cell. When multiple cells combine together, they will form tissue. When multiple tissue combine together, they will form organ. When multiple organ combine together, they will form system. And multiple system form a body. Same limbic system means it's a group of multiple organ. बहुत सारे organ का एक group होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? System. Limbic system. तो बात करें इसकी. Next, limbic system. So it is not a single organ. It is a group of 6 structures. This is the 1, 2, 3, 4, 5 and 6. These 6 structures collectively known as limbic system. One is basal ganglia, hypothalamus, thalamus. Then amygdala, hippocampus and mammillary tract. These are the 6 structures which is commonly known as limbic system. Hypothalamus, thalamus and basal ganglia. Then your amygdala, hippocampus and mammillary tract. These 6 structures commonly known as limbic system. तो start करें इसके बारे में. Limbic system is a part of diencephalon near the third ventricle. Okay. It is also known as emotional brain of body. Emotional brain of body. Your answer should be the limbic system is considered as an emotional brain of body. Next, consists of 6 structures, and these are the 6 structure. And 3 हम already पढ़ चुके हैं. Basal ganglia, thalamus and hypothalamus. 4th structures लिखेंगे आप, amygdala. And I think it is clear to you the location. amygdala कहाँ होता है, मैंने बता दिया already. It is on the tail part of caudate nucleus.
तो कल टेस्ट के लिए सभी पढ़ के आएंगे अच्छे से, जो एग्जाम देने जाएंगे वो अच्छे से एग्जाम देंगे, और जो नहीं देंगे वो यहाँ अच्छे से एग्जाम देंगे, और सभी अच्छे नंबर लेके आएंगे, चाहे वो एसजीपीजे का एग्जाम हो या यहाँ का हो, दोनों में आपके नंबर क्या होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, बेस्ट नंबर लेके आने आपको। छोटा सा सिलेबस है, कुछ ज्यादा है नहीं, 5-6 टॉपिक है अपने तो, इंट्रोडक्शन, न्यूरॉन, न्यूरोग्लिया, वेंट्रिकल्स, सीएसएफ एंड मेनिंजेस, ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्रेन एंड वेरी इंपॉर्टेंट ब्लड ब्रेन बैरियर, यही थे ये 4 टॉपिक है, 4 मिनट में कंप्लीट हो जाएंगे पढ़ोगे तो, कुछ भी नहीं है इनमें। यस, बाकी जो पढ़ाया सर ने कम्युनिटी और न्यूट्रिशन वो आपको पढ़ के आना है। मूव करें नेक्स्ट। और डाउट तो आपको कुछ है नहीं, तो मतलब आप परफेक्ट हो, एग्जाम के लिए तैयार हो, बिल्कुल एक भी गलत नहीं करोगे आप, यू विल गो फॉर 100% मार्क्स है। दूसरी क्लास में भी डाउट नहीं होता है या वहां भी होता है? होता है, मेरे को टीचर से पूछना पड़ा, आप लोग तो पता नहीं चलेगा कुछ भी, सर से पूछें कि आपकी क्लास में कोई डाउट पूछता है क्या, नहीं पूछते हो। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ लिम्बिक सिस्टम। सो एज वी ऑलरेडी मेंशन, इट इज आल्सो नोन एज इमोशनल ब्रेन ऑफ बॉडी। इमोशन कितने टाइप के होते हैं? टाइप्स ऑफ इमोशन, कितने टाइप के इमोशन होते हैं? 2 टाइप के? अरे ये तो आपकी बेसिक लाइफ का क्वेश्चन है, इसका आंसर तो दो कम से कम। इमोशन कितने टाइप के होते हैं? मैं अगर 4 बोलूं, आप बोलोगे 4 टाइप के होते हैं। सो इमोशंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट, थर्ड वन अभी बताऊंगा मैं। प्लीजेंट लाइक on the occasion of your birthday, when you got selected in NORCET or in SCPGI or in ESIC, marriage or not marriage, sorry, marriage is a type of a condition in which person will have all type of emotions, not a single type of emotions. Before marriage the person is very happy, during marriage more happy, after marriage, so वो अलग condition है। pleasant and unpleasant, unpleasant means bad emotions like any death, failure in the exam, एग्जाम में फेलियर होना, एक्सीडेंट होना, फाइनेंशियल लॉस होना, जो भी ये प्रॉब्लम है ये सारी किसमें आती है? अनप्लीजेंट इमोशन में आती है। बट देयर इज अ थर्ड टाइप ऑफ इमोशन which is known as others. In this we have examples are love, jealousy, hate. These are the emotions which is categorized in third type of emotion. These are not a pleasant or unpleasant emotions. In case of love, person is the self person, जो जिसकी हम बात करते हैं, even the same जो person जिसकी हम बात करते हैं, वो खुद नहीं जानता है कि वो हैप्पी है या दुखी है। He or she is pleasant emotion, having pleasant emotions or having unpleasant emotions, is in conflict situation. So love is a type of emotion which is known as others type of emotion, where person don't know he is happy or he is sad, or she is happy or he is sad. Jealousy, it's a type of very type of other type of bad meaning, other type of emotion where person is having jealousy without any reason. ये person top आ गया, इसको जलन हो रही है, I don't know, the person is going for happy, वो खुश भी नहीं हो रहा है, he is not happy, उसको क्या हो रही है? जेलसी हो रही है, इसको कैसे ज्यादा नंबर आ गए, मेरे कमाए कोई बात नहीं, पर इसके ज्यादा नंबर कैसे हैं? हेट, नफरत, दैट इज आल्सो टाइप ऑफ इमोशन वेयर पर्सन नॉट गोइंग फॉर हैप्पीनेस। आप नफरत करके खुश हो सकते हो किसी से, मैं उससे बहुत नफरत करता हूं, बहुत मजा आता है मुझे, है? कुछ नहीं होता है। सो दीज आर द थर्ड टाइप ऑफ इमोशंस। चलिए हम पढ़ रहे हैं लिम्बिक सिस्टम, और यही आपका है इमोशनल ब्रेन। इसके अंदर जो 3 पार्ट हम पढ़ेंगे, ये तो हो गया पहला इसका मेन फंक्शन, इट कंट्रोल द इमोशनल बिहेवियर लाइक लव, जेलसी, एंगर, हैप्पीनेस ऑफ बॉडी, सो आल्सो नोन एज इमोशनल ब्रेन ऑफ बॉडी। द 3 स्ट्रक्चर्स एमिग्डाला, हिप्पोकैम्पस एंड मैमेलरी ट्रैक्ट। अगर क्वेश्चन आ जाए कि इमोशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है इन तीनों में से, या ऑर्गन कौन सा है? इमोशंस, एमिग्डाला, हिप्पोकैम्पस एंड मैमेलरी ट्रैक्ट। द आंसर शुड बी द एमिग्डाला इज द ऑर्गन और द पार्ट जो आपका इमोशंस को कंट्रोल करता है, जो अगला यहाँ लिखा हुआ है। एमिग्डाला इज कंट्रोल द फीलिंग, इमोशन एंड recent memory. Next is hippocampus, convert the short term memory into long term memory, and one more important term is sepsial memory. जानते हो sepsial memory? It's not spatial, it's sepsial. हाँ, I will mention as a spatial memory. मैं इसको ऐसे ही बोलता हूँ spatial memory, but it is not spatial memory, it's sepsial memory. Sepsial memory means वो पुरानी यादें जिसको कभी भूलते नहीं, यादें होता है ऐसी। जब मैं उस क्लास में था तो उस पेड़ के नीचे बैठ के उस पेड़ के ऊपर एक डेट लिखी थी हमने, और डेट आज भी है, पेड़ बेचारा रो रहा है अभी तक, होता है ऐसी। हम पहली बार वहां मुलाकात करी थी। So sepsial memory is the type of memory which is you never forget in your life, that is the sepsial memory.
and it also help in the conversion of short term memory into long term memory. So short term memory को long term में convert it is your primary goal. आपका primary goal यही है कि short term किस में convert होनी चाहिए, long term में, ताकि एग्जाम में हम सेलेक्ट हो जाएं, पास हो जाएं, फिर डिलीट कर देना बाद में. So ये conversion कौन करवाता है? हिप्पोकैम्पस. तो एप्लीकेशन किसको देनी है? हिप्पोकैम्पस को देनी है कि भाई कन्वर्ट कर जल्दी जल्दी, ताकि हमें याद रहे और हम एग्जाम में क्या करें, सेलेक्ट हो जाए. बट इसके लिए कोई ऐसा स्विच नहीं बनाया बाहर की तरफ, इसको दबाते ही मेमोरी कन्वर्टेड. नेक्स्ट प्लीज. इसको कन्वर्ट करने के लिए ऐसा कोई switch nahi, there is no special type of buttons or switch on your body, so you can press that and your short term memory will be converted into long term memory. And even it is also not stimulated by eating the almond. बादाम खाने से कोई memory convert नहीं होगी short term से long term में, याद रखें. और मम्मी पापा के पैसे बिगाड़ने भी नहीं है कि मम्मी बादाम नहीं खिलाई आपने इसलिए मुझे याद ही नहीं होता है. अरे मम्मी की गलती नहीं है, वहां गलती आपकी है. only the one way to learn anything, किसी भी थिंग को लर्न करने का एक ही तरीका है, पहले भी बताया था. क्या है? पहला तो है आपका इंटरेस्ट, योर इंटरेस्ट. आपको इंटरेस्ट है कि नहीं है वो इंपॉर्टेंट है. और दूसरा होता है अगेन एंड अगेन रिवीजन, जिसको हम बोलते हैं पढ़ना. दो ही पॉइंट है आपके लिए बस. अपना इंटरेस्ट बना दो, कभी नहीं भूलोगे. जैसे पिक्चर में इंटरेस्ट होता है आपको, उस वेब सीरीज के 17 पार्ट में से किसी भी मिनट का कहीं पे कुछ भी पूछ लो, मुझे सब पता है. क्यों पता है? क्योंकि मुझे क्या है, उसमें इंटरेस्ट है. जब मेरे को किसी ने बोला ये वेब सीरीज, मैंने कहा ये वेब सीरीज होती क्या है, क्योंकि मैंने लाइफ में आज दिन तक एक भी वेब सीरीज नाम भी नहीं देखा, बिकॉज आई डोंट हैव एनी टाइम. मुझे जब बोला तो मैंने बोला ठीक है कोशिश करूंगा. मैंने गया कोशिश करने, तो उसमें पता चला इसमें तो 10 पार्ट है, 2-2 3-3 घंटे के. मैं कहा भाई एक पिक्चर देखने का मेरे पास टाइम नहीं है, 10 पार्ट कब खत्म होंगे? और आप जब तक 10 नहीं देखोगे तब तक पता नहीं चलेगा. और 10वें में लिखा होता है कि टू बी कंटिन्यू, अगली सीरीज में और आएगा, फिर वो कभी खत्म ही नहीं होता है. इसलिए यस, तो इसलिए लाइफ में ये सारी चीजें आपके काम की नहीं है. उन वेब सीरीज को क्या बना दो अपनी किताबें, और इनकी सीरीज बनाओ 12 जो भी चैप्टर है 15 चैप्टर उनको पढ़ो सीरीज के साथ में. एक सीरीज आज कंप्लीट, दूसरा तीसरा, और उसमें वो इंटरेस्ट लाओ जो वेब सीरीज में इंटरेस्ट है. सब कुछ चेंज हो जाएगा, पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी. उससे कुछ चेंज नहीं होने वाला है, वो टेम्पररी है और लाइफ को बर्बाद करेगा और कुछ भी नहीं है. इसीलिए ना कोई सब्सक्रिप्शन लेना है, नेटफ्लिक्स का लेगा, इसका लेगा, उसका लेगा, कुछ नहीं लेना है. कोई सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए. सब्सक्रिप्शन चाहिए तो JINC का लो, हाँ, लाइव बेच का सब्सक्रिप्शन है, MCQ का सब्सक्रिप्शन, वो उस नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, वो बेस्ट है. यस, ये फैक्ट, इट्स एन फैक्चुअल थिंग्स, फैक्ट होता है ये. मेरे को एक डिमांड आई घर पे कि हमें एक बड़ी टीवी लानी है. नया घर अभी जब शिफ्ट हुए थे हम, मुझे बोला पुरानी में क्या हुआ, पुरानी वाली थोड़ी छोटी है, 36 इंचेस का है, सोनी का. बोला ये हम 55 का लाता है. मैंने कहा इसमें दिखता नहीं है क्या? नहीं इसमें दिखता है. वो फिर क्या चाहिए? बोला इसके अंदर वो नहीं चलता है क्या, क्या अभी, हाँ ये नेट वाईफाई कनेक्ट नहीं होता है उसमें. बेसिकली वाईफाई टीवी नहीं है, इट्स नॉट एन एंड्रॉइड टीवी, इट्स नॉर्मल जो पुरानी टीवी होती थी वैसी है. मैंने कहा अपने को किसमें चाहिए, वाईफाई तो मैंने लगा रखा है घर में, वैसे ही चलाओ मोबाइल में, इसमें क्यों चलाना है? बोला इसमें बस लगाओ और फिर टीवी रिचार्ज भी नहीं करना पड़ता है, पूरे दिन भर चलेगा. मैं क्या, तो नेटफ्लिक्स चलेगा, ये चलेगा. तो उसके बाद मैं आज दिन तक वो छोटी लगवाई, मैं लगाई, बड़ी लगवाई नहीं. मना मैं ये पैसे नहीं अभी नहीं लगवाएंगे, बाद में लगाएंगे. नेक्स्ट, मोबाइल फोन में ऐसा कोई भी ऐप नहीं है जिसमें ये चलता हो जो भी आप लोग ये चलाते हो. ऐसा ऐप रखा ही नहीं है. ना तो हॉटस्टार है, ना नेटफ्लिक्स है, ना कोई स्टार, पता नहीं कौन सा जो भी होता है, नहीं रखा है. उसका कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, क्योंकि ये थिंग्स होती है. मनी इज नॉट बिग इश्यू और बिग मैटर, बहुत कम पैसे लगते हैं, लेकिन उससे आपका जो टाइम और आपका जो लाइफ वेस्ट हो रहा है वो बहुत ज्यादा होता है. और आप उसमें इतना खो जाते हो कि आप रह नहीं पाओगे लाइफ में कभी उसके बिना. आप जब भी फ्री टाइम मिलेगा तुरंत लगा के स्टार्ट हो जाओगे. अच्छा आधा घंटा है, आधा घंटा वेब सीरीज देख लेता हूँ, चलो हो गया, चलो आप इतना बिजी हो जाएगा लाइफ में पर्सन. हाँ एक बार नर्सिंग ऑफिसर बन जाओ, फिर आपकी मर्जी हो जो करना, जितनी चाहे वेब सीरीज लगाना, रोज लगाना, 70,000 की रोज वेब सीरीज देखना, बोले कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट एक बार क्या हो, 70,000 के आदमी या पर्सन मेल फीमेल बन जाओ, फिर बाद में सारी सीरीजें देखना, कोई मना नहीं करेगा. नेक्स्ट, आगे क्या है? थर्ड, दैट इज मेमोरी ट्रैक. इट कंट्रोल द एंट्रोगेट मेमोरी. मेमोरी की बात करें, मेमोरी जानते हो व्हाट इज द नॉर्मल टाइप ऑफ मेमोरी? मेमोरी कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप, 2 टाइप. यू हैव एनी क्लियर कट आंसर इन एनी क्वेश्चन? एग्जाम में 2-3 नहीं करना होता है. सो मेमोरी इज हैविंग 2 टाइप्स, short term memory and long term memory. The short term memory further divided into 2 types, that is immediate memory and recent memory. Immediate means which is within 5 minutes. मैंने अपना नाम बताया और 5 मिनट बाद पूछा मैंने क्या नाम बताया था, भूल गए, means your immediate memory is not good. Recent memory within 24 hours. आज बोल के जाता हूँ, कल पूछता हूँ, भूल जाते हो. बोलता हूँ कल जो पढ़ाया था वो आज पूछ रहा हूँ, याद ही नहीं आ रहा है, तो आपकी recent memory completely fail. Long term memory, this is long term memory is, it's a remote memory and it is more than 24 hours के बाद जितनी भी होगी, 1 साल 2 साल 6 साल 15 20 जो भी आपको पुरानी याद है वो सारी किसमें आती है? लॉन्ग टर्म रिमोट मेमोरी. दिस इज द नॉर्मल टाइप ऑफ मेमोरी. एंड इफ दिस मेमोरी इज लॉस्ट, if this memory is lost, memory loss is also occur in memory loss. Loss of memory is known as amnesia.
सुना है? पता नहीं, मैंने तो सुना है पर आपने पता नहीं. एमनेशिया. दिस एमनेशिया इज डिवाइडेड इनटू two types. The retrograde amnesia, retrograde, anterograde amnesia, and the circumscribed, circumscribed amnesia. सुना है? अरे ये नहीं सुना है? कोई बात नहीं. Retrograde amnesia, anterograde amnesia, and circumscribed amnesia. These are few types of amnesia. One other type of amnesia is paramnesia. Paramnesia. It's not a memory loss. This is the memory loss. Teen type memory loss. This is not memory lost. Paramnesia means para means manesia means manesia means memory. Para means abnormal. When you have an abnormal memory, that is known as paramnesia. That is known as deja vu, jamisvu, and very important thing is confabulation. सुना है? नहीं जानते हो? कोई बात नहीं. हाँ ये हम पढ़ लेते हैं, बाकी छोड़ो आप तो. ये लो सर, ये रिट्रोग्रेड हो गया कंप्लीट. यहाँ पे ये भाई साहब है, इनकी उम्र है यहाँ 0 साल के थे और ये अभी 25 साल के हैं. एट द एज ऑफ 15 ईयर, 15 साल की उम्र पे यहाँ पे कार एक्सीडेंट हुआ. ड्यू टू दिस कार एक्सीडेंट, इफ दिस मेमोरी इज लॉस्ट, रेट्रो मींस होता है बिहाइंड, सो दिस इज नोन एज retrograde amnesia. If this memory is lost, then it is known as retrograde amnesia. If the memory which is below, sorry, not below, behind any accident, उसको हम क्या बोलेंगे? Retrograde. If the person lost the memory which is after this incident, then it is known as entero means आगे, enterograde amnesia. So कौन सा memory loss हो रहा है उसको हम बोलेंगे इस condition के according. Before accident, retrograde. After accident, enterograde. There is a problem in circumscribed amnesia. In this condition, person remember everything like this is a incident. एक हम एक ट्रिप बता रहे हैं आपका. आप ट्रिप करने गए, घूमने गए, और घूमने गए, कहाँ गए, जहां भी गए वहां गए, यहाँ स्टार्ट किया इधर से और यहाँ वापस आ गए घर पे. इस ट्रिप के अंदर एक सीन यहाँ पे ऐसा था, इस सीन के अंदर एक पर्सन पहाड़ से गिर के मर गया, ऊपर से गिर के क्या हुआ, डेथ हो गई. अब इसके इंक्वायरी स्टार्ट की यहाँ से, तो इसने सब कुछ बताया. वी स्टार्टेड दिस जर्नी फ्रॉम हियर, फिर हियर 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 हियर, यहाँ पे पहुंचा और इसने सीधा से जंप लगाया और यहाँ आ गया और फिर आगे जाके ये बता दिया. मींस ये जो पार्ट था मेमोरी का वो उसने क्या किया, मिस कर दिया. जहां पे वो इंसिडेंट हुआ था वो उसको पता नहीं है, बाकी उसको सब पता है. पर्सन नो एवरीथिंग अबाउट दैट journey, but a very important part of the memory is lost. There is a gap in memory. That gap is known as circumscribed amnesia. This type of memory loss is known as circumscribed. And if the person is telling the story to you from here, it is here, and then he will start at this part. We went to a movie theater and we watch, हमने वेब सीरीज देखी और उसके बाद वापस यहाँ से वही नॉर्मल स्टार्ट कर दे. Means the person is filling the memory gap with false information. That is known as confabulation. That condition is known as confabulation. So gap of memory is known as circumscribed amnesia. And if this amnesia filled by false information, or the gap of memory filled by false information, that is known as confabulation. So this is the circumscribed amnesia. And paramnesia तो आप जानते ही हैं, abnormal type of memory like ले जाओ, कल बताया था परसों ही, ले जाओ, जामिसु, and confabulation. ले जाओ, जामिस, इसमें पर्सन जिसको जानता है उसको मना कर देता है, जानता है उसको डी यानी मना करा, नहीं जानता हूं, क्या कर लेगा. लाइक जब कोई पैसे मांगने वाला सामने आ जाए या फोन कर दे तो उसको कौन बोल रहा है, तेरे को नहीं जानता मैं, यू नो दैट कि दिस पर्सन इज दैट, और उसका फोन इग्नोर करेंगे आप. सो व्हेन यू आर showing unfamiliarity in familiar person, that is known as ले जाओ. And when you are very familiar with unknown person, नहीं जानते उसके लिए भी क्या कर रहे हैं आप, familiarity शो कर रहे हैं. सो यहाँ पे सिंपल सा here JA, इसका मीनिंग क्या होता है, जिसको आप जानते हैं, जिसको आप क्या करते हैं, जानते हैं, फिर भी आप क्या कर रहे हैं, मना कर रहे हैं. यू आर जस्ट सेइंग आई डोंट नो यू, दिस इज नोन एज जामिसु. इसके अंदर आप इस पर्सन को नहीं जानते फिर भी उसको क्या बोल रहे हैं, जानता हूं. तो ये आपको सारा डिटेल में कौन पढ़ाएंगे, श्री सल इन साइकेट्रिक, दे विल टीच यू मोर बेटर. मैं पता नहीं इसमें कहां घुसा जा रहा हूं, मेरा साइकेट्रिक जब स्टार्ट होता तो रुकता नहीं है फिर. तो हमें ये पढ़ना था, तो ये समझ आ गया, कंट्रोल द एंट्रोग्रेड एमनेशिया. यस, नेक्स्ट. अरे लिखा नहीं, मूव करें. स्टार्ट करें. नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, दिस इज द फोर ब्रेन which is completed now. We are entering in the next part, that is midbrain. Now we are entering into the next part of the brain. This is limbic system. Next we have the, so this is the cerebrum, midbrain, pons, medulla, and then spinal cord.
So this will be like this. We completed this one. Now we have this area. This is known as midbrain, which is also known as mesencephalon. Then we will go for this pons and medulla. Here we have one more structure which is known as cerebellum. In this picture, so these are the root of it, sorry, branches of a tree. एक पेड़ होता है, ये सारे क्या उसकी branches हैं. These are the branches of a tree. This part is the stem part of the tree, and this part from here to here, this is the root part of the tree, root, and this is the stem. So sometimes these are the branches of a tree. So this our nervous system is compared like a tree. एक पेड़ की तरह compare किया गया है. The spinal cord part is known as the root of the nervous system. The combination of midbrain, pons, and medulla is known as the brain stem. This is the brain stem, and this upper part, the cerebellum, is considered as the branches of the brain. So याद रहेगा, क्वेश्चन आता है कभी कभी, the brain stem is, तो आंसर क्या होगा? Household three structure known as midbrain, pons, and medulla. तीनों structures को combinedly हम क्या बोलते हैं? The very important structure is brain stem. So now we are entering into the brain stem. Remember this cerebellum is not the part of brain stem. This is the part of hind brain. So वो हम बाद में पढ़ेंगे. अभी हम start क्या कर रहे हैं? First part of this brain stem, that is midbrain. Midbrain or mesencephalon extend from the pons to the diencephalon and is about 2.5 centimeters. So this is the part here. This is the diencephalon, and this is the pons. In between this structure, this is 2.5 centimeter long structure. It is known as midbrain. This is your midbrain. It is 2.5 centimeter long midbrain. The anterior part of the midbrain contains paired bundles of axon known as the cerebral peduncles. अभी मैं बनाऊंगा, अभी just आप एक बार देख लें, cerebral peduncles, as well as the posterior part of the midbrain called the tectum, which contain 4 rounded elevations. Tectum. And these tectum के अंदर जो total 4 होती है, 2 superior elevations nuclei known as the superior colliculi. मैं पूरी structure अभी draw करके आपको बनाऊंगा और दिखाऊंगा. The midbrain contains several other nuclei including the left and right substantia nigra, which is very important structure. ये आप draw नहीं करेंगे, just देखना है, मैं इसको बना के भी दिखाऊंगा. अभी हम बनाएंगे इसको, आप just देखें एक बार इसको. मिड ब्रेन स्पेसिफिकली इसमें याद रखें आप सबस्टेंशिया निग्रा, बाकी तो ठीक है. मेन स्ट्रक्चर्स आपको कौन सी याद रखनी है? सबस्टेंशिया निग्रा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो हमें इसमें याद रखनी है. सो एग्जाम में यहाँ से जो पार्ट ऑफ द ब्रेन मिड ब्रेन में प्रेजेंट अच्छे जा सकते हैं. फर्स्ट वन इज मिड ब्रेन के अंदर जो दो स्पेसिफिक एरिया टेक्टम एंड सबस्टेंशिया निग्रा, व्हिच part of the brain mid brain में present रहता है anterior and posterior. तो याद रखना, in anterior part we have a specific structure which is known as substantia nigra, and in posterior part we have a tectum. जो यहाँ लिखा हुआ है anterior part, this is the posterior part of the brain is having tectum, and this mid brain contains several other nuclei which include the left and right substantia nigra. This is present in anterior part of the mid brain. So मैं अभी ड्रॉ करता हूँ, आपने लिख लिया हो तो लिख लिया. इसको नहीं जानते हो आप लोग रेटिकुलर क्या होता है? वो करें, अरे लिख लिया. देखो कैसे है इसकी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें यहाँ पे. सो ये जो हम व्यू बना रहे हैं, ये टॉप व्यू बना रहे हैं. दिस इज द व्यू फ्रॉम द टॉप, लाइक ये पूरा पूरा आपका ट्रैक्ट स्पाइनल कॉर्ड, एंड उसके ऊपर जो आपका मिड ब्रेन वाला पोर्शन है उसको आप ऊपर से जब ऐसे व्यू करेंगे तो कैसा विजुअलाइज होगा, ये उसकी हम बात कर रहे हैं. सो दिस इज लुक लाइक दिस. इट विल बी लाइक दिस, एंड दिस पार्ट इज एन एंटीरियर पार्ट एंड दिस इज द पोस्टीरियर पार्ट. यानी ये वाला पार्ट ऊपर करते हैं ऐसे, तो ये ऊपर से ऐसा विजुअलाइज आपको देखने को मिलेगा. इन एंटीरियर पार्ट, here we have a group of gray matter. Here we have the group of gray matter.
on both side of this, these are known as substantia, जो हमने बनाया था याद है, substantia nigra. Oh sorry, substantia nigra, this is an anterior part. These two elevations, these are known as cerebral peduncles, these are known as cerebral, ये जो बाहर की तरफ निकल रहे हैं इनको हम क्या बोलेंगे, cerebral peduncles. So this cerebral peduncles हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. यहाँ पे पीछे समझा पोस्टीरियर पार्ट पे, पोस्टीरियर में क्या होगा, ये जो बनाया हमने, these are round shape elevations, ये ऐसे elevations होंगे. अब ये कैसे होता है मैं आपको बना के दिखाता हूँ. Like this is one elevation जो यहाँ पे है, ये one elevation जो इधर है. So this is the one elevation and there is one more elevation just below this. एक ऊपर होगा, एक कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा. ये दोनों प्रेजेंट रहेंगे इधर, ऐसे ही सेम दोनों कहाँ रहेंगे, इधर. दो इस साइड रहेंगे, दो इधर रहेंगे. यहाँ पे तो एक ही बनाया हमने, दूसरा बनाना पॉसिबल नहीं है, पर दो रहेंगे. जो ऊपर वाला रहेगा, दिस इज वन, जो ऊपर है दिस इज बिलो वन. ये जो ऊपर वाला है इसको हम बोलते हैं सुपीरियर कॉलिकुलस, एंड जो नीचे वाला होता है उसको हम बोलते हैं इंफीरियर कॉलिकुलस. सो देयर आर टू इन द राइट साइड, टू इन द लेफ्ट साइड. टोटल कितने एलिवेशंस हो गए यहाँ पे, 4, जो हमने यहाँ लिखा था. कहाँ गया, द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन कॉल्ड tectum contain 4 round elevations. So one on upper part, one on the lower part. Upper one is the superior colliculus, lower one is the inferior colliculus. Same in the left side, superior colliculus and inferior colliculus. Total कितने हो गए यहाँ पे, 4. And these 4 elevation combined known as tectum. इसी part को हम क्या बोलते हैं, tectum. So this part is considered as a tectum. Clear? ये 1 elevation, 2, दो इनके जस्ट नीचे की तरफ. टोटल कितने हो गए, 4. एंड सेंटर में क्या रहेगा आपका, सेंट्रल कैनाल के लिए. क्लियर? ये मूव करें, बना लिया. यही स्ट्रक्चर्स याद रखनी है. बाकी हमें रेड न्यूक्लियस और जो अदर पोडेंकल्स है वो याद नहीं रखना, उनका कोई रोल हमें नहीं है. इसके दोनों सेल का नाम आपने पहले लिख लिया, अरे पहले लिख लिया था इनका नाम. कौन कौन सी सेल, सबस्टेंशिया निग्रा की 2 टाइप ऑफ सेल्स. पेरा नहीं होता है, पार्स कॉम्पैक्टा एंड पार्स रेटिकुलरिस. पता नहीं पेरा वेंट्रिकुलर कहां पहुंच रहे हैं, क्या लिखा फिर, क्या कहां दिख रहे हो, कहां जोड़ रहे हो. इट्स पार्स कॉम्पैक्टा एंड पार्स रेटिकुलरिस व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डोपामिन एंड गाबा. पार्स कॉम्पैक्टा, कॉम्पैक्टा में सी आता है, उसके आगे लिख दो डी, C4 कॉम्पैक्टा, D4 डोपामिन, एंड बचा रेटिकुलरिस जो गाबा प्रोड्यूस करेगा, गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड. क्लियर? हटा दे मिड ब्रेन, और हटा दे, हटने के बाद वापस नहीं बनेगा ये. मिड ब्रेन का यही फंक्शन है, प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स डोपामिन एंड जो आपके गाबा है उसका प्रोडक्शन करना. दैट इज द फंक्शन ऑफ आवर मिड ब्रेन. नेक्स्ट, द लास्ट पार्ट ऑफ ब्रेन इज हिंड ब्रेन. सो यहाँ जो हमने बनाया था कहाँ गया, है ही नहीं यहाँ पे तो. So this is the cerebrum, midbrain, pons, medulla and spinal cord, and posteriorly we have the cerebellum. Oh, this should be like this. Now, ये हमने कंप्लीट कर दिया, midbrain कंप्लीट हो गया. Next structure is hindbrain. In hindbrain we have this structures. This is the cerebellum, then pons, then medulla. So these three structures commonly known as the, not brainstem. These three structures are known as hindbrain. यही डिफरेंशिएशन याद रखना है. In brainstem, cerebellum is not the part of brainstem. Cerebellum is not the part of brainstem. In brainstem, three structures are midbrain, pons, and medulla. Cerebellum, pons, and medulla are known as hindbrain or rhombencephalon. Yes, rhombencephalon. तो start करें इसके बारे में. Next, the first one is the part of CNS. ठीक है, pons. पहली स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे pons. फर्स्ट लिखे हैं pons. What is pons? क्या काम है pons का? फर्स्ट लिखे हैं pons. The part of CNS. ठीक है, pons. पहली स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे pons. फर्स्ट लिखे हैं pons. What is pons? क्या काम है pons का? What is the function of pons? नहीं पता. So pons is considered as a accessory respiratory center. It is also known as accessory respiratory center. It is not the primary. It is known as a accessory respiratory center. So in pons, it is part of brain in central system and it form a bridge-like appearance. जो हमने अभी बनाया था, this is the cerebrum, then midbrain, pons and medulla, spinal cord. So in between midbrain and in between this medulla, ये एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है. इसके नीचे जैसे पानी जा रहा हो, ये ऊपर एक ब्रिज बना रखा आपने, दोनों के बीच में होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्रिज लाइक अपीयरेंस. Structurally consists of outer is the white matter and inner is the gray matter. Same यहाँ पे भी. Pons contain which center? Accessory
रेस्पिरेटरी सेंटर विच इज आल्सो नोन एज फोंटाइन सेंटर। फोंटाइन सेंटर के दो पार्ट, सो प्राइमरी रेस्पिरेटरी सेंटर प्रेजेंट इन, ये भी नहीं पता है, मेडुला, एंड एक्सेसरी रेस्पिरेटरी सेंटर pons. These are the basic MCQs, डायरेक्ट MCQs जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और इनके भी आंसर आप नहीं दे रहे हो। What I should expect from you, क्या पूछे आपसे, एक और एक कितना होता है, इसका तो आता है? या ये भी नहीं? बेसिक तो हमेशा आपको आना चाहिए, सिंपल थिंग्स होती है वो हमेशा पता होनी चाहिए। सो एसएससी रेस्पिरेटरी सेंटर यही नहीं पता है, प्राइमरी कहाँ होता है ये नहीं पता है, फिर क्वेश्चन पूछ लेंगे कि वाइटल सेंटर कहाँ होता है, तो वो तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी आपके लिए। वाइटल सेंटर कहाँ होता है? सर पता नहीं वाइटल सेंटर, इतना बड़ा क्वेश्चन कहाँ पूछ रहे हो आप? हैं? वाइटल मींस बीपी, रेस्पिरेशन, पल्स, और इनका सेंटर होता है? नहीं होता है। द वाइटल सेंटर जो हार्ट रेट को कंट्रोल करता है, जो रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, जो पल्स को कंट्रोल करता है, वो आपका मेडुला होता है। द मेडुला इज ए ऑर्गन व्हिच इज नोन एज वाइटल सेंटर है। चलो लिख लीजिए। इन आवर पॉन्स दो टाइप के स्ट्रक्चर्स हम देखेंगे, हाँ अभी लिख लेना, पहले समझ लो। पॉन्स इज आल्सो हैविंग अ सेंटर व्हिच इज नोन एज पोंटाइन सेंटर। दिस पोंटाइन सेंटर हैविंग टू पार्ट्स, द फर्स्ट पार्ट इज नोन एज apneustic center, apneustic center, and the second part is known as pneumotaxic center, pneumotaxic center. So two parts of this pontine center, one is apneustic center and second one is pneumotaxic center. When your body or your respiratory system required to increase or decrease the depth of respiration, then your pontine center stimulate the apneustic center and this will help to control the depth of respiration. So when you require to increase the depth of respiration, which center will stimulate? Apneustic center. And when you require to increase or decrease the rate of respiration, at this time your pneumotaxic center will stimulate and this will help you to control your rate of respiration. Very easy way to remember these two centers, P for pneumotaxic and P के बाद आता है Q and R, पास में ही आता है PR, and here A के बाद जो सबसे पास में आएगा वो D आएगा, R तो बहुत दूर होता है, so AD, PR and AD सिंपली याद रखें दोनों सेंटर, और दोनों याद रखने हैं, पूछते एग्जाम में। Depth of respiration as well as rate of respiration controlled by, answer should be the apneustic center and pneumotaxic center. Apneustic center आपका rate और depth, apneustic for depth and pneumotaxic for rate. Next लिख लिया? For answer should control the depth, pneumotaxic, apneustic center, and the second part is known as pneumotaxic center, respiration. When your body or your respiratory system required to increase or decrease your stimulated, easy way to remember these two centers, P for pneumotaxic and P के बाद आता है Q and R and AD, सिंपली याद रखें दोनों सेंटर, और दोनों याद रखने हैं, पूछते एग्जाम में। Depth of respiration as well as rate of respiration controlled by, answer should be the apneustic center and pneumotaxic center. Apneustic center आपका rate और depth, apneustic for depth and pneumotaxic for rate. Next लिख लिया? वो करें, लिख लिया? सो ये आपने जो लिखा था इधर, ये हो गया था। The next is, after pons we have the next structure which is the vital center organ or structure of the brain, medulla oblongata. Very important structure, medulla oblongata. ये नहीं आया, चलो इसको पढ़ाएंगे तो पूरा टॉपिक है, वापस पढ़ाएंगे, अभी एनाटॉमी होने के बाद वापस पढ़ा देंगे, जब फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे उससे पहले। नेक्स्ट मूव करें। नेक्स्ट इज मेडुला ऑब्लोंगेटा। सो मेडुला की बात करें, मेडुला इज हैविंग वाइटल सेंटर। Few point about the medulla, it's 2.5 centimeter, same whole over the nervous system, structurally white matter and inner is gray matter, same रहेगा यहाँ पे। मेडुला के बारे में कुछ तीन सेंटर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आपसे पूछते हैं, वो आपको क्लियर करने हैं, और फिर हम कंप्लीट करते हैं लास्ट पार्ट सेरिबेलम के साथ में इस ब्रेन की एनाटॉमी को। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट फिजियोलॉजी या फिर कुछ अदर टॉपिक्स छोटे छोटे वो पढ़ेंगे, और फिर स्टार्ट करेंगे डिजीज। सो नेक्स्ट वीक के अंदर आपका ये नर्वस सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा, टेस्ट के बाद नेक्स्ट वीक जो आएगा उसमें नर्वस सिस्टम कंप्लीट, और 3 दिन में जेनेटिक्स कंप्लीट, और उसके बाद और क्या था छोटा मोटा,
ऑन्को तो बड़ा है, इट इज नॉट अ स्मॉल वन, इट्स अ लार्जर वन, बड़ा है, टाइम लगेगा उसमें। उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे ऑन्को रिनल, दो ही बचेंगे हमारे पास। क्लासेस इन द मॉर्निंग सेशन आल्सो हम पढ़ेंगे बाद में, बस एक टाइम पे हम तो सुन ही सकते हैं सर, लिखेंगे नहीं सब पे हैं, फिर उसमें क्लिक करेंगे। अरे इतना टाइम नहीं होता है, पढ़ते पढ़ते समझ लो और आंसर भी टिक कर दो उसमें तुरंत। नेक्स्ट, मेडुला। इन आवर मेडुला वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर व्हिच इज नोन एज वाइटल सेंटर। सो हियर वी हैव द कार्डियोवास्कुलर सेंटर, लिखना नहीं है, कार्डियोवास्कुलर सेंटर। In cardiovascular, there are two centers. One is cardiac center, and second one is vascular center. Cardiac is for heart, so it related to your heart rate. It controls the heart rate, cardiac center, and vascular is related to blood vessels, and it control your diameter of the vessels. To increase or decrease the diameter of the blood vessels, the vascular center is responsible of the medulla oblongata. So these two center, cardiovascular both center, control your blood pressure. ये क्या किस लिए है? Blood pressure के लिए. When your blood pressure is very high, the heart rate will decrease and blood vessel will dilate. When your heart rate is low, the heart rate will increase and blood vessel will constrict. So these two center is responsible for control of blood pressure. The next center we have the respiratory center. This is the first vital center, cardiovascular center. Next we have the, sorry, नहीं है इसमें कुछ. Next is respiratory center. In respiratory center again we have two center. One is inspiratory center and second one is expiratory center. Inspiratory for the inspiration and expiratory for expiration. Inspiratory center with the help of apneustic center control the depth of the respiration. हमारी जो depth है वो किस पे डिपेंड करेगी, जितना हम इंस्पिरेट करेंगे, जितना ज्यादा इंस्पिरेट करेंगे उतनी ज्यादा क्या होगा, रेस्पिरेशन डीप होगा. एंड एक्सपिरेटरी सेंटर विद द हेल्प ऑफ न्यूमोटैक्सिक सेंटर, हेल्प इन एक्सपिरेशन, जितना फास्ट हम एक्सपिरेशन करेंगे उतना CO2 बाहर निकलेगा. सो एक्सपिरेशन सेंटर क्या करता है, रेट को बढ़ाने का, किसके साथ में मिलके, न्यूमोटैक्सिक सेंटर के साथ में. एंड थर्ड सेंटर व्हिच यू रिमेंबर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज रिफ्लेक्स सेंटर. In reflex center you have the coughing center, you have the sneezing center, and you have the vomiting center. Coughing is the reflex of upper airway or lower airway. It's a lower airway reflex, not upper airway. Sneezing is a reflex of upper airway, and vomiting is the reflex of toxic substances body में जब increase होते हैं, you will have vomiting with the help of which center? CTZ center, chemoreceptor trigger zone center in your medulla oblongata. याद है, बताया था, एक स्पेसिफिक एरिया लिखवाया था, एरिया पोस्ट्रीमा in circumventricular organ. So area posterior near in the middle oblongata which having special receptor which is known as chemoreceptor trigger zone. With the help of these receptor, person will have vomiting if the high amount of toxic material present in your blood or body. So ये यहाँ लिखा हुआ है, लेके वन बाय वन पढ़ते हैं इनको. फर्स्ट मेडुला के अंदर it contain vital center which control the vital organ of the body. The first one is cardiovascular, second one is respiratory, third one is reflex. Three center, one is the cardiovascular, second one is respiratory, and the third one is the reflex center. We will start with first center, cardiovascular center. तो अभी आज तो इनको रिवाइज नहीं करोगे, पुराना तो पढ़ के आना कम से कम, इंट्रोडक्शन से पढ़ के लेके और स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक पढ़ के आना है. इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था, नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन दो पार्ट में डिवाइड किए थे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम जहाँ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन के तीन पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, प्रोजेंसेप्लॉन, मेसेंसेप्लॉन, रोम्बेनसेप्लॉन, फिर उसके बाद में टेलेंसेप्लॉन, डाइनसेप्लॉन और उनके अदर अदर डिवाइडेशन. और लास्ट में जो था रोम्बेनसेप्लॉन के दो पार्ट, मायन एंड मेटेनसेप्लॉन. और जो हमारा थर्ड पार्ट हिंड ब्रेन के दो पार्ट थे, माइलिन एंड मेटेन. ये हो गया था ब्रेन का क्लासिफिकेशन. उसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड अभी पढ़ा नहीं है, पढ़ेंगे. और उसके अलावा जो आपका सेकंड पार्ट था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसका क्लासिफिकेशन दिखाया था सेंसरी एंड मोटर. सेंसरी में स्पेशल सेंस एंड जनरल सेंस. स्पेशल सेंस जो स्पेशल ऑर्गन से फील होते हैं, जनरल सेंस जो मल्टीपल ऑर्गन से होते हैं. फर्दर डिवाइड इनटू टू टाइप्स, द सोमैटिक एंड visceral. Somatic मतलब peripheral, visceral मतलब internal organ. Then we have the second part which is motor. Motor divided into two part, somatic and autonomic. Somatic is a voluntary, autonomic is a involuntary. Voluntary के अंदर skeletal muscles, involuntary में cardiac and smooth muscles. दो पार्ट डिवाइड किए थे. द पेरी बट वॉलंटरी के अंदर हमने दो, इनवॉलंटरी में दो पार्ट किए थे हमने, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक. एंड ये तो था क्लासिफिकेशन आपका. उसके बाद हमने आगे बात किया न्यूरॉन का. न्यूरॉन इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द ब्रेन. Millions of neuron and billions of neuron are there. Billions in your brain, millions in your spinal cord. याद है, 100 millions in spinal cord, 100 billions in brain. न्यूरॉन के अलग अलग टाइप्स हमने पढ़े, 3 टाइप्स, मल्टीपोलर, बाइपोलर एंड यूनिपोलर. उसके अलावा अलग अलग टाइप के सिनेप्स पढ़े हमने. सिनेप्स का डिस्क्रिप्शन देखा, एक्सोनिक सिनेप्स, एक्सोडेंड्राइटिक सिनेप्स एंड एक्सोसोमैटिक सिनेप्स. देन जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा था अभी एक्शन पोटेंशियल वाला, वो हमने डिस्कस किया. डीपोलरेशन, रिपोलरेशन.
और उसके अलावा नेक्स्ट जो हमने बात किया ब्लड ब्रेन बैरियर, इट्स अ सिंपल स्ट्रक्चर मेड बाय एंडोथेलियल लाइनिंग विद टाइट जंक्शन फाउंड बाय द फुड प्रोसेस ऑफ एस्ट्रोसाइट क्लाउडिन ऑक्लूडिन, याद है? दैट इज ब्लड ब्रेन बैरियर डिस्कवर्ड बाय पॉल अल्ड्रिच, याद है? नेक्स्ट meninges, three meninges, 5 meter dura, arachnoid matter and dura matter, soft mother and tough mother with arachnod is an spider mother, और उसके बीच में स्पेस, सब arachnoid space contains CSF and subdural space कुछ नहीं होता है. लास्ट हमने बात किया था ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्रेन, सो ब्लड सप्लाई डन बाय टू वेसल्स, द वेना vertebral and internal carotid artery, and इन सब का combination form that is known as circle of Willis, which is very important structure, याद है? तो वो आपको बनाना है घर जाके और उसको समझ के आना है, और यहीं तक तो पढ़ के आना था. 4 मिनट लगे मुझे तो यहाँ पे, आपको देखते हैं 5 मिनट में हो, 5-10 मिनट में कर लोगे आप लोग. यस, बस इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जो मेरे माइंड में है वही क्वेश्चन बनेंगे, और यही था मेरे माइंड में, और यही बनेंगे. अब आप पढ़ के आ जाओ और गलत कुछ भी नहीं करना. आगे चलें. नेक्स्ट, फर्स्ट इज कार्डियक सेंटर. इन कार्डियक सेंटर वी हैव टू सेंटर. इट इज रेगुलेट द ब्लड प्रेशर. किसको कंट्रोल करता है कार्डियक सेंटर? बीपी को. इसके लिए दो पार्ट है इसमें कार्डियक सेंटर. इट रेगुलेट द हार्ट रेट एंड फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट. व्हेन योर ब्लड प्रेशर इज लो, it will increase the heart rate, and when your blood pressure is high, it will decrease the heart rate and decrease the forceful contraction of the heart. And with the help of vascular center, it regulates the diameter of the blood vessels. When your blood pressure is high, it will dilate the vessel. When blood pressure is low, it will constrict the blood vessels. Yes, so this is the cardiac center or cardiovascular center. जितना भी पढ़ो आप लोग, पर हमेशा ध्यान रखें जो पढ़ो वो क्लियर होना चाहिए. ज्यादा नहीं पढ़ पा रहे कोई बात नहीं, एक वो सिंपल सा लाइन है कि मल्टीपल, बहुत सारी किताबें पढ़ने से अच्छा है एक ही किताब पढ़ो, और एक ही किताब को बार बार पढ़ने से अच्छा है एक ही किताब को बहुत अच्छे से एक बार कम से कम पहले पढ़ो. जब आप अच्छे से एक बार पढ़ोगे, एक बार अच्छे से कंप्लीट कर लो कि यहाँ से कुछ भी आ जाए, बुक का चैप्टर नहीं, नर्वस सिस्टम इज अ वेरी लार्ज, बड़ा चैप्टर है, उसमें एक छोटा सा टॉपिक रखो कि अगर सीएसएफ में से कुछ भी आएगा तो मैं गलत नहीं करूंगा या नहीं करूंगी. अगर मेनिंजेस से कोई भी क्वेश्चन पूछा, मैं गलत नहीं करूंगी. ऐसे टॉपिक वाइज अपने माइंड को ट्रेन करो, हो जाएगा. बहुत कोई ज्यादा टफ नहीं है, और ऐसे आप करोगे तो इजीली सारी चीजें क्लियर हो जाएगी. बट आप लोग करते हो एक ही दिन, आज टेस्ट है, कल शाम से रटना स्टार्ट करते हो, उससे कहाँ क्लियर होगा? नहीं होगा. आप टॉपिक लिख दो कि ये 4 टॉपिक मुझे क्लियर करने, और इसमें से कोई भी कुछ भी उठा के पूछ ले, फिर दूसरे को बोलो आज तो पूछ देगा इसमें से क्या नहीं आता, सब बताओ, वो तब क्लियर होगा सारा. बाकी तो पॉसिबल नहीं, रटना वो एक सॉल्यूशन नहीं है, रट के कोई चीजें लॉन्ग टर्म के लिए याद नहीं होती है. यस, मूव करें. सेकंड सेंटर इज रेस्पिरेटरी सेंटर. इन रेस्पिरेटरी वी हैव टू सेंटर, द इंस्पिरेटरी सेंटर एंड द एक्सपिरेटरी सेंटर. सो इट कंटेन द मेन रेस्पिरेटरी सेंटर. The inspiratory center, it regulates the inspiration with the help of which center? Apneustic center. It's a part of pontine center. And with the help of expiratory center, it regulates the forceful expiration with the help of pneumotaxic center. Pneumotaxic center. So हमेशा अपने आपको स्मॉल स्मॉल असाइनमेंट्स दो, कंपेयर टू ए लार्ज असाइनमेंट. अपने आपको कौन सा देना है? छोटे छोटे असाइनमेंट दो कि आज मैं सिर्फ सोडियम ही पढ़ूंगी, सोडियम से कुछ भी आ जाएगा मैं क्लियर कर दूंगा. तब तो मजा आएगा. आप सोडियम के साथ पोटेशियम कैल्शियम सबको घुसा रहे हो एक साथ ही, फिर कहाँ मजा आएगा? पढ़ के आओगे कल. नर्वस सिस्टम का ये पहला टेस्ट जो होता है वो सबसे इजी होता है, क्योंकि इसमें सारे डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं. इसके बाद जब अगला टेस्ट आएगा एनाटॉमी वाला, वो भी ठीक रहेगा, डायरेक्ट ही रहेगा. बट जब मैं डिजीज पोर्शन के एमसीक्यू डालूंगा तो वहां पे कोई डायरेक्ट नहीं होगा, वो आएंगे अलग लेवल के. तो उसके लिए आप कॉन्फिडेंस पहले से ही बढ़ा के रखो कि पहले वाले में 100 लाए तो अगले वाले में भी आ ही जाएंगे. पहले वाले में 10 ही आए, फिर अगले वाले में कहाँ 100 आएंगे? समझ रहे? सो योर कॉन्फिडेंस शुड बी एट हायर लेवल इन फर्स्ट और सेकंड एग्जाम. जो 2 पेपर होंगे उनमें अच्छा रखें, थर्ड पेपर में आपका पहुंच जाओगे हाई कॉन्फिडेंस के साथ में ऊपर. मूव करें. नेक्स्ट, 86 ही आए, रिक्वायर्ड मोर देन 76% मार्क्स इज इनफ. और एक बार आप 80 लेके आए और अगली 2 ही लाना है, ये आपको मेंटेन. जब तुम 3, फिर उसका बाप बोलती 1 आए हो कम है क्या, उसको मेंटेन करो. या फिर इट शुड नॉट बी थर्ड सेंटर, रिफ्लेक्स सेंटर. सो रिफ्लेक्सेस, 3 रिफ्लेक्सेस. One is vomiting center. It is the center which is present in our medulla oblongata, and responsible area is the CTZ center. कौन सा सेंटर? CTZ. CTZ is the chemoreceptor trigger zone. CTZ, CTZ center. So this is the center which is present in our medulla oblongata, and here the blood brain barrier is absent. यहाँ पे blood brain barrier present नहीं होता है. Because of the absence of blood brain barrier, the blood easily came in contact with this receptor. इसके receptor में eye contact में आएगा, and this will check the level of toxic chemicals in the blood, and if the level is very high, then it will stimulate this medulla oblongata, and person will have the
वोमिटिंग, सो आपको वोमिटिंग आना स्टार्ट हो जाएगा. नेक्स्ट इज sneezing and coughing center. So sneezing is a reflex of upper airway. Upper airway. If anything which is present in your upper airway, then you will have a forceful contraction of your diaphragm. What is sneezing? जानते हो? What is sneezing? See, very good. This is not sneezing. Sneezing का meaning कैसे होता है? Sneezing. So sneezing nothing. The diaphragm will push the air forcefully out from your respiratory system. Diaphragm अपने आप को stretch करेगा and उस force के साथ में suddenly air को क्या करवाएगा? बाहर push करेगा. That forcefully pushing out the air is known as sneezing, and it is only when you have something in your upper airway. जब upper airway में कुछ भी होगा, and इसका कुछ लोग फायदा भी उठाते हैं, जैसे नाक में उंगली कर होता है, देखा है? कुछ पेन डाल के पूरे दिन भर नहीं होता है. Sometime you will see in front of sunlight देखेंगे. Sunlight is also irritate the upper airway, and when you have irritation, it means something is there in your upper airway, and you will have the sneezing. So sneezing and coughing is the reflex of lower airway. So it is a reflex of lower airway. When you have something in your lower part of the airway respiratory tract, then you will have coughing, like cough or anything, water जो भी है ऐसा अंदर चला जाता है तो आपको खांसी आना स्टार्ट हो जाती है. So that is the coughing. These are protective reflexes of your body. आपको protection provide कर रहे हैं, coughing, sneezing, vomiting. So this is the end of medulla oblongata. The last part in our brain anatomy, cerebellum. Last part in our brain anatomy, cerebellum, the organ for posture, balance. Move करें. The last part on cerebellum. So cerebellum is the little brain. Little brain होता है छोटा मस्तिष्क. Little brain. It is the organ which is like in butterfly shape. Largest part of hindbrain, outer cortex gray matter, and the inner is white matter. Very important, ये याद रखना है. In cerebellum, the white matter is known as the arbor vitae. So कभी कभी क्वेश्चन आता है, the arbor vitae is present in which organ? Answer should be it is in the cerebellum. It is the white matter. White matter को हम क्या बोलते हैं? Cerebellum के अंदर arbor vitae बोलते हैं. The next is it contain two lobes and both lobes are connected by vermis. So this is structures of cerebellum, one lobe, and this is the second lobe, and this is the connection between these two. This connection is known as vermis, and a thin fold of dura mater separate these two lobes. This is known as falx cerebelli. याद है? This fold of dura mater is known as falx cerebelli. So this is the it is relay station for motor nerve. जैसे हमने बोला था sensory nerve के लिए relay station कौन था? Thalamus. As like for relay station for motor nerve, that is the cerebellum. This is the structure. This is the lateral view. This is the frontal view. So these are the two lobes. This is the vermis, and this is the side view, lateral view. आप side से देखेंगे तो ये ऐसा आपको visible होगा. Cerebellum. Function of the cerebellum. What is the function of cerebellum? Function of cerebellum, like every time I'm comparing this function of cerebellum with preparing chapati. Chapati बनाना आता है? If you know how to prepare chapatis, then your cerebellum is working very well. कैसे सर बताते हैं अभी? So which organ is known as the relay station for motor nerve? Cerebellum, and for sensory nerve? Thalamus. Now function कैसे करता है ये आपको रोटी कैसे बनाता है देखो. So when you are under training for preparing chapatis, होती पहले ट्रेनिंग होती है ना. Mother is a instructor or trainer for this chapati preparation और बनाने की जो तैयारी होती है वहाँ पे. अगर आपने कभी चपाती बनाई है या बनाते हुए देखा है तो आप देखेंगे वहाँ पे कि जो चपाती बनती है it is in well round shape. देखा है? इवन वहाँ पे कोई मम्मी ने या कोई भी जो फीमेल होती है उसने कोई ऐसी स्टडी नहीं करी, टीचिंग करने पढ़ने नहीं गई वो कहीं पे, अनपढ़ जो होगी वो भी ऐसे ही बनाती है. एंड द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज इट इज इवन इन, जो आप देखोगे बिल्कुल उसका जो थिकनेस होगा वो हर जगह सेम रहेगा, सेम थिकनेस होता है. एंड द नेक्स्ट थिंग इज जब आप चपाती बनाना सीखते हैं, व्हेन यू आर इन लर्निंग फेज, जब आप लर्निंग करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्या क्या प्रॉब्लम आती है? व्हेन यू आर गोइंग फॉर प्रिपेयरिंग चपातीस, दे विल नॉट चपातीस, दे विल बी लाइक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश. यस. एंड उसकी जो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है वो होती है विद दैट राउंड शेप जो बनाते हैं वो, पता नहीं वो क्या. हाँ, फर्स्ट थिंग जो बाटी बनाते हैं, दैट इंपॉर्टेंट. वो अगर आपने सही बनाया है तो वो क्या होगा, चपाती भी गोल होगा. सो वो नहीं बनता है. वी आर कंप्लीटली फेल इन दैट. नेक्स्ट थिंग, व्हेन मम्मी इज प्रिपेयरिंग चपातीज, यू विल सी दे आर नॉट होल्डिंग द बेलन और एनीथिंग. वो ऐसे हाथ ऐसे होता है, वो ऐसे कर रही होती है. उससे क्या होगा, बेलन इज आल्सो मूविंग, चपाती इज आल्सो मूविंग. देखा है? मूव करती है एंड वो बातें भी कर रही है उससे. हाँ, देखा है? द वेल ट्रेंड. सो उसके लिए क्या क्या चाहिए आपको? सो थ्री थिंग्स जो आपको इंपॉर्टेंट होती है जब आपको चपाती लर्न करनी है, ये लिख लिया. For understanding or learning how to prepare chapatis, you need three things. The one is, first is the balance.
Second one is coordination. And with the balance and coordination, you have to be master in learning skill. आपके अंदर learning होनी चाहिए, learning की एक भूख होनी चाहिए, तभी तो सीख पाओगे learning. Balance. Balance means you have an equal balance between that round, नीचे जो होता है पत्थर या जो भी होता है, and ऊपर जो होता है बेलन, और बीच में जो होता है आटा. अगर आपने उसको ज्यादा दबा दिया तो वहीं चिपक जाएगा, और अगर ऊपर ऊपर किया तो घूमेगा नहीं, बनेगा नहीं. So you need an equal balance on every part of the chapati, not on a one part, every part. So that will be equal thickness, सब कुछ same रहेगा. The next thing is you require coordination. Coordination is you should move the balloon in round rotation as well as in little bit this direction. थोड़ा सा ऐसे भी करती है वो, ऐसे उनका हाथ जो होता है वो ऐसे पता नहीं कैसे होता है, I don't know. And very important, you have a coordination in your both hand also. ऐसा नहीं एक हाथ से जा रहे हैं तो ऐसे नहीं बनेगा. Your both hands should be in coordinated fashion. So you need a coordination. And if you perfect in these two things, then you will learn how to prepare chapati. And these three are the function of our cerebellum. तो अगर आपको cerebellum के function याद रखने तो क्या बनाना सीखना है? चपाती. And it is not like that कि चपाती is a work of a female only. ऐसा नहीं होता है, सबके पास cerebellum होता है, तो सब क्या कर सकते हैं? चपाती बना सकते हैं. चलो. So function of cerebellum. हाँ इतने सारे. Main organ for posture balance and equilibrium, and it maintains the posture balance and equilibrium with the help of eighth cranial nerve, vestibulocochlear nerve, vestibular part of the cranial nerve 8 responsible for the maintaining balance. आपके balance को maintain कौन कराता है? तो eighth cranial nerve, vestibulocochlear की जो vestibular branch है वो आपके balance में आपको help करती है, cerebellum के help करती है. Clear है? Related disorder, when your cerebellum is not working properly, when you have a drunken cerebellum or any type of injured cerebellum, then your balance coordination will be disturbed and your chapati will be in round fashion or will be in a proper shape, जो भी होता नहीं होगा. In our this disease अगर हम बात करें तो we have ataxia. क्या होगा? Ataxia, lack of muscle coordination. When you are walking, you have a coordination between your two legs. That's why you are walking in a straight and correctly. But जब person का cerebellum काम नहीं करता तो फिर वो कभी कभी इधर चलान कभी इधर चलान होता है ऐसे, वो जो होता है that is known as ataxia, lack of muscle coordination. So related disorder is ataxia, incoordination in the voluntary muscle movement. Very commonly seen in case of alcoholism. When person is having alcohol is very commonly affect your two part of the brain. One is the cerebellum and second is the cerebellum. In cerebellum it affect your thinking pattern. आपको सोचना बंद करवा देती है. You not able to generate new ideas when you are drunken. That's why बोला जाता है कि पिया हुआ आदमी भी झूठ नहीं बोलता है. बोला है? The person who is under drunken state will not say any lie. Why? Because झूठ बोलने के लिए नया ideas चाहिए. You required something new in your mind, and the drunken person is not able to generate anything new. So आप जो पूछोगे उसके पास जो होगा बता देगा. नया तो लाएगा नहीं. And the second thing is a drunken person walk in a ataxic manner because your cerebellum is very commonly affected with this drinking behavior. And ear disease, the Meniere's disease is not the disease of cerebellum. Meniere's disease is a part of ear. So when your endolymph fluid will increase in your ear and pressure is increased, that condition known as a Meniere's disease, जो आपको डिटेल में पढ़ाएंगे कहाँ पे? Ear के अंदर. So these are the function of cerebellum. After this function, we have the test to assess function of cerebellum. Cerebellum के functions को कैसे assess करते हैं? 3 tests: Romberg test, calorie test, and the knee sign test. We'll discuss about the test and the remaining part in next class tomorrow. कल अच्छे से पढ़ के आएंगे सभी. Thank you. लिख लिया ये? लिख लिया?